प्राथमिक एवं द्वितीयक उपपचय क्रियाएं। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपपचय क्रियाएं के अंतर्गत ऐसी प्रकार्यात्मक प्रक्रिया जिसमें उपपचय प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बनने वाले जो भी जैव अणु होते हैं वो अमीनो अम्ल है, शर्करा है, न्यूक्लियोटाइड है, वसीय अम्ल है या प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, इन सब की जीव वृद्धि एवं प्रजनन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। प्रकार्यात्मक इकाई मीन्स बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या उपपचय क्रियाएं जैसे श्वसन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है। तो उस सब के लिए जो जैव अणु होता है उसके अंतर्गत अमीनो अम्ल है, शर्करा है, न्यूक्लियोटाइड, वसीय अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ में इसकी वजह से क्या होता है, वृद्धि एवं प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। प्राथमिक उपपचय क्रियाएं जो होता है वो वृद्धि प्रजनन के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, ठीक है। किसके लिए, जो प्राथमिक उपपचय क्रियाएं होंगे वो वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, जिनका बनना वृद्धि एवं प्रजनन को छोड़कर सुरक्षात्मक आवरण, प्रतिरक्षात्मक आवरण या इसी तरह के अन्य कार्यों को संपादित करता है। प्राथमिक उपपचय क्रियाएं होंगे वो किसी भी तरह के वृद्धि एवं प्रजनन के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन वो उसके अलावा सुरक्षात्मक है, प्रतिरक्षात्मक है, कार्यों को संपादित करते हैं। द्वितीयक जो होता है, द्वितीयक उपपचय कहलाते हैं। तो द्वितीयक उपपचय पदार्थों में ऐसे जैव अणु महत्वपूर्ण हैं जो शाकनाशी होते हैं या पीड़कनाशी होते हैं के रूप में क्रियाशील होता है और बहुत से द्वितीयक जो उपपचय की क्रियाशीलता अभी भी ज्ञात नहीं है, जैसे एरोमेटिक पदार्थ है, टैनिन है, फिनोलिक है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मसाले ये सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। कोशिका पुल क्या होता है ये देख लेते हैं। कोशिका पुल जो होता है वो कोशिकीय रासायनिक पदार्थों की बनी होती है और कोशिकीय अणु अपवादित स्थिति में ही तत्व के रूप में होते हैं, अन्यथा ये आयन है, यौगिक के रूप में भी हो सकते हैं। यौगिकों का निर्माण जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों का परमाणुओं के जुड़ने से बनता है। यौगिक कैसे बनता है बोला जाए तो दो या दो से अधिक तत्व आपस में जब मिलेंगे तभी एक यौगिक का निर्माण होगा, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, जल बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में बांटा गया है जिसका परसेंट होता है 9% होता है। अब कोशिकाओं में जैव अणु के रूप में 5,000 रसायन होते हैं, लेकिन कोशिकाओं में जो कोशिकीय पुल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, जो जीव जो होते हैं, जीव के शरीर में भी के अंदर प्रत्येक कोशिका एक बाह्य कोशिकीय पदार्थों से घिरी होती है ना, बहुत सारे जो बाह्य कोशिकीय पदार्थ से घिरे रहते हैं और जैव अणु जो होते हैं वो भी प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से ही रासायनिक संगठन कर पाते हैं। आगे हम देखते हैं कोशिका के अकार्बनिक यौगिक। कोशिका के अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो जीवित कोशिकाओं के जो प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अकार्बनिक घटक। अगर जल की जो जीवित मात्रा होती है, जल जो होता है वो जीवित कोशिका के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसमें सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जल की मात्रा, अकार्बनिक घटक। कोशिकाओं में संपादित होने वाले जो भी जैव क्रियाएं का होना या ना होना किसके कारण होता है, जल की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर निर्भर करता है। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण भार का 60 से 90% भाग जलीय शैवालों में 98% तक भाग जल होता है, ठीक है। कोई भी जो जीवित कोशिका होंगे उसमें 60 से 90% भाग क्या होते हैं, पूरा जल से मिलकर बना होता है और जो शैवाल होते हैं उसमें 90% भाग जो होता है वो जल का बना होता है। आगे हम देखते हैं जल का महत्व क्या होता है। जल का महत्व देख लेते हैं। तो जो ये क्या होता है, जल कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से कार्य करता है। जो भी बॉडी में क्या होंगे, क्रियाएं होंगे वो किसके माध्यम से होंगे, जल के माध्यम से, जिसको जैव रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। पादप शरीर में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अधिगम जो होता है वो किसके माध्यम से होगा, जल के माध्यम से होगा। विसरण, परासरण, अंतःचूषण भी होता है वो किसके माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है। और जल जो होता है अनेक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का नियमन भी करता है। उसके बाद देखते हैं जो पादप कोशिका में होने वाली जो उपपचय
क्रियाओं में भी जल एक अभिकर्मक की भांति कार्य करता है। 5वां पॉइंट देखते हैं, जल जीवों के अंदर भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। यह उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। सबसे पहला काम क्या है कि जल जो होता है वो कोशिकाओं के जो जैव रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से कार्य करता है। दूसरा जो होता है वो कार्बनिक और आकारिक पदार्थों का ट्रांसफर या अधिगम करने में सहायता होता है। तीसरा बोल सकते हैं जैसे विसरण है, परासरण है, अंतःचूषण है, ये सब में भी क्या करते हैं, जल की सहायता से ही प्रकार्यात्मक क्रियाएं होती है। और बोल सकते हैं जैसे जो भी कोशिकाओं में उपचयी क्रियाएं होती है, जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है या कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, ये सब भी किसके माध्यम से होता है, जल के माध्यम से। और जल के माध्यम से भोज्य पदार्थों का संवहन होता है, उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जल का भौतिक गुण क्या होता है। जल के भौतिक गुण क्या होते हैं, यहाँ रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन और स्वच्छ पारदर्शी द्रव होता है। ठीक है, रंगीन भी होता है, गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है, स्वच्छ और पारदर्शी द्रव होता है। इसका जो क्वथनांक होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है और हिमांक जो होता है 0 सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो ये उबलने की जो क्षमता होती है वो 100 डिग्री होती है, जबकि इसकी जमने की क्षमता जो होती है वो 0 डिग्री होती है। शुद्ध जल का ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, शुद्ध जल ऊष्मा एवं विद्युत का ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उसके बाद 4 डिग्री तापक्रम पर जल का घनत्व कितना होता है, 1 होता है। यदि 4 डिग्री रहे तापमान तो जल का घनत्व 1 होता है। इसमें ऊष्मा नियमन की अपूर्व क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक विलायक भी होते हैं। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 530 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होते हैं। सभी पदार्थ शीतन के क्रम में संकुचित होते हैं और जल फैलता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ाने पर जल का आयतन भी घटता है। 10वां देखते हैं तो बर्फ को द्रवित करने पर तथा उससे बनने वाले जो द्रवी जल है उसका आयतन घटाने पर भी ये क्या होते हैं, मदद करता है।